हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में जानेंगे जिससे प्रेरित होकर हम भी अपने जीवन में कुछ कर सकने की क्षमता को जागृत कर सके। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुनते ही एक ऐसे भारतीय का चित्र आंखों के सामने आ जाता है जिस पर सारे देश को गर्व है। कैसे एक साधारण व्यक्ति अपने सपनों के बल पर महान बन जाता है। जब वह साधारण व्यक्ति महानता को ग्रहण करने लगता है तो वह समाज, राज्य और देश का न होकर वह पूरे विश्व का हो जाता है। वह अपने अथक तपिश और लगन के कारण आम जन और धर्म से ऊपर उठ जाता है। जहां आम जन उन्हें पूछते हैं, यह सब सच कर दिखाया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, भारत माता के लाल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने वो सारी चीजें कर दिखाई है कि जो एक देश के प्रति त्याग करने वाले व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। जिनकी एक खूबसूरत आदत थी कि यदि कहीं कोई गलती हो जाए तो उसे झट से मान लेते थे। कोई भी गलती उनसे अगर हो जाती थी तो उसको स्वीकार करते थे। ये नहीं कहते थे कि वो गलती हमसे नहीं, किसी दूसरे के ऊपर मरने का कार्य नहीं करते थे। लेकिन यदि कोई बड़ी कामयाबी मिले तो कलाम जी श्रेय नहीं लेते थे। उनका कहना था कि सपना वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपना वो है जो आपको सोने ना दे, जो आपको सोने ना दे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वर के मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता जैनुल आबदीन नाव बेचा करते थे और स्थानीय मस्जिद के इमाम भी थे। उनकी माता आसियम्मा गृहिणी थे। कलाम जी अपनी एक बहन और 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। कलाम जी का बचपन हिंदू और मुस्लिम धार्मिक माहौल में बीता। उनके पिता बड़े से बड़े मसलों को आम तालीम जुबान में सुलझा लिया करते थे। बड़ी से बड़ी बातों को एकदम जुबान में देखते कि गांव में कैसे लोग बड़ी बड़ी जोड़ घटाने की चीज़ों को तत्कालिक जुबान में ही उसे सॉल्व कर लेते थे। कलाम जी के पिता उनसे कहते थे कि जब आफत आए तो आफत को समझने की कोशिश कर। मुश्किलें हमेशा खुद को परखने का मौका देती हैं। जब कलाम जी 6 वर्ष के थे तब उनके पिता ने एक नाव बनाई जिसमें यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी ले जाया करते और वापस ले आया करते थे। उससे ले जाते थे और ले आते थे। उनके पिता के साथ ही अहमद जलालुद्दीन नाम का एक व्यक्ति काम करता था, जिनका बाद में कलाम जी की बहन जौहरा के साथ निकाह हुआ। कलाम जी की दोस्ती अहमद जलालुद्दीन के साथ जम गई, जबकि दोनों की उम्र में 15 साल का अंतर था। अक्सर ऐसा देखा जाता कि हम उम्र में दोस्ती होती है, लेकिन इन लोगों के बीच में 15 वर्ष का फासला था। फिर भी इन लोगों में दोस्ती हो गई। वे दोनों हर शाम लंबी सैर पर निकल जाया करते थे। वे मस्जिद वाली गली से अपनी यात्रा शुरू करते और उनका पहला पड़ाव शिव मंदिर पड़ता था। वे उसी श्रद्धा से उस मंदिर की परिक्रमा करते थे जिस श्रद्धा से वहां बाहर से आए यात्री करते थे। वह हिंदू और मुस्लिम किसी जाति धर्म के बहकावे में आने वाले नहीं थे। रामेश्वरम में जलालुद्दीन वह अकेले व्यक्ति थे जो इंग्लिश जानते थे। वे हमेशा कलाम जी के साथ साहित्य, साइंस और पढ़े लिखे लोगों के बारे में ही बात करते थे। कलाम जी का बचपन में एक और साथी था
जिसका नाम था शमसुद्दीन, जो उनके चचेरे भाई थे। रामेश्वरम में शमसुद्दीन के पास अखबारों का ठेका था। वे अकेले ही सारा काम किया करते थे। शमसुद्दीन हर सुबह रामेश्वरम में अखबार ट्रेन से पहुंचता था। लेकिन देखिए कैसे घटना घटती है। सन 1939 में जब कलाम जी 8 वर्ष के थे, तब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और आपात जैसे हालत हो गए, जिस समय इस समय कोरोना की स्थिति है, और रामेश्वरम में ट्रेनों का रुकना बंद कर दिया गया। अब अखबारों के जो बंडल थे उनको रामेश्वरम से धनुषकोडी के बीच चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता था। ट्रेन रुकते नहीं थे, बल्कि ट्रेन से ही उन अखबारों को फेंक दिया जाता था। शमसुद्दीन को मजबूरन एक लड़के की आवश्यकता पड़ी, और ध्यान रखिएगा वो लड़का कोई और नहीं बल्कि APJ अब्दुल कलाम थे, जो वहाँ पे काम किए, जो फेंके हुए अखबारों को इकट्ठा कर सके। यह मौका छोटे कलाम को मिला। कलाम जी पहली कमाई यहीं से हुई। कलाम जी कहते हैं, हर बच्चा जिस आर्थिक, सामाजिक और इमोशनली हालत से प्रभावित होता है, उसी तरह का उसका व्यक्तित्व बनता है। कलाम जी को अपने पिता से स्वयं की रक्षा और माता से अच्छाई पर विश्वास करना और रहमदिली मिली, क्योंकि दोनों लोग बहुत अच्छे थे, इनके माता पिता। वहीं जलालुद्दीन और शमसुद्दीन भी उनके जीवन के वे 2 खंभे थे जिन्होंने उनके पूरे जीवन को प्रभावित किया। कलाम जी की पढ़ाई देखिए कि कैसे कैसे उन्होंने किया। कलाम जी ने स्वराज हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम में अपने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। इस दौरान उन्हें रामेश्वरम की शांति भी खलती थी, इसलिए घर जाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। जब मौका मिला टक से घर निकल जाते थे। उस स्कूल के एक टीचर थे अय्यादुरई सोलोमन। कलाम जी उनके सबसे प्रिय स्टूडेंट थे। वे कहा करते थे, जिंदगी में कामयाब होने और नतीजे हासिल करने के लिए 3 ताकतों पर काबू पाना बहुत जरूरी है। ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद, इन 3 चीज़ों पर काबू पाना बहुत ही जरूरी है। सोलोमन सर आगे कहते हैं, इससे पहले कि मैं चाहूँ कुछ हो जाए, यह जरूरी है कि मेरे अंदर उसके लिए पूरी शिद्दत से ख्वाहिश हो और यकीन हो कि वह होगा। कलाम जी जब भी समुद्र में बगलू और कुंजों को आसमान में परवाज करते देखते थे तो उन्हें भी उड़ने का बड़ा मन करता था, क्योंकि इनके पिताजी नाविक थे। जब वहाँ देखते थे कि बगले और कुंजे आसमान में कैसे उड़ते हैं, इसे देखकर उनका भी बड़ा मन करता था आसमान में उड़ने का। वे हमेशा इस उम्मीद में रहते थे कि एक दिन वे भी खुले आसमान में उड़ेंगे। सन 1950 में कलाम जी की पढ़ाई के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिपल्ली चले गए, जहां उन्होंने अपनी स्नातक यानी BSc की डिग्री पूरी की। परंतु जब तक कलाम नहीं जानते थे कि आगे की पढ़ाई से बहुत कुछ किया जा सकता है। स्नातक करने के बाद उन्हें पता चला कि भौतिकी और रसायन उनका विषय नहीं है। उन्होंने अपने सपने को टटोला, मन में एक ही बात उभरी, इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए देखिए कि कहाँ जाते हैं। फिर कलाम ने MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कैसे भी करके प्रवेश परीक्षा तो पास कर ली, परंतु दाखिले के लिए उस समय 1000 रुपये की जरूरत पड़ रही थी, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी 1950 में। ऐसे में उनकी बहन जौहरा ने भाई कलाम के लिए दाखिले के लिए अपने सोने के कड़े और गहनों को गिरवी रख दी और पैसों का इंतजाम किया। ये बहन थी जो अपने भाई की पढ़ाई के लिए अपने गहनों को गिरवी रख दी। कलाम अपनी बहन का विश्वास देख अंदर ही अंदर पसीज गए और उस दिन प्रण किया कि वह अपनी मेहनत से अपनी बहन के गहनों को छुड़ाएंगे। उस दिन से ही उन्होंने प्रण कर लिया कि उन गहनों को मैं ही छुड़ाऊंगा। यहीं से भारतीय मिसाइल मैन का जन्म हुआ। वे अगले 3 वर्षों के लिए MIT में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने लगे। पढ़ाई के समय
जब वे एक सीनियर के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो उस प्रोजेक्ट पर उनके धीमी प्रोग्रेस से प्रोजेक्ट का अध्यक्ष एकदम नाखुश था। उसने गुस्से से कलाम को 3 दिन के अंदर रॉकेट की रूपरेखा तैयार करने को कहा, वरना उनकी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी। अब बच्चा एकदम सहम गया, डर गया। स्कॉलरशिप के भरोसे पढ़ने वाला वो बच्चा, अब उसके पास वो धनराशि नहीं मिल पाती। इसके लिए उसने, कलाम जी ने वह कठिन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ऐसे लग गए कि मात्र 24 घंटे के अंदर पूरा कर उस अध्यक्ष को चौंका दिया, जिसके लिए उस अध्यक्ष ने 3 दिन का टाइम दिया था। उस प्रोजेक्ट को उन्होंने एक दिन 24 घंटे में करके दिखाया। MIT के कैंपस में 2 रिटायर्ड जंगी वायुयान रखे थे। क्लास खत्म होने के बाद कलाम जी घंटों उनके साथ बैठ अपने सपनों में जीते थे। प्रथम वर्ष के बाद कलाम जी को अपना स्पेशलाइजेशन चुनना था। कलाम जी ने अपने हौसला, ख्वाहिश, समर्पण, विश्वास को चेक किया तो पाया कि उन्हें तो उड़ना है। इसलिए उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को चुना। कलाम जी इस बारे में इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सुझाव भी देते हैं। विशेषज्ञता यानी जो स्पेशलाइजेशन होता है उसको चुनते वक्त आप देखें कि उस क्षेत्र में जाने के लिए आपके पास कितना उत्साह है, लगन और शौक है, तभी आप उस क्षेत्र को चुनें। MIT में पढ़ाई के दौरान कलाम जी 3 प्रोफेसर से अधिक प्रभावित थे। प्रोफेसर KAV पंडलई, वे बड़े ही खुशदिली इंसान थे। हर साल नायाब तरीके से विषय को पेश करते थे, जो सिखाते थे। प्रोफेसर नरसिंह राव जो गणितज्ञ थे, उनके प्रभाव के कारण कलाम जी को गणितीय, जो भौतिकी थे, जो मैथमेटिकल फिजिक्स था, सबसे अच्छा लगने लगा। प्रोफेसर राव कहते थे कि हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के टूल्स किट में गणित चाकू की तरह होता है। प्रोफेसर स्पंडर जो ऑस्ट्रिया के थे और वे जंगी जहाज के निर्माता भी थे, वे एरोडायनामिक पढ़ाते थे। MIT में पढ़ाई पूरी कर कलाम जी HAL बेंगलोर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में इंजीनियरिंग के रूप में ट्रेनिंग के लिए आ गए, जहां ट्रेनिंग पूरा करते ही अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन्हें 2 मौके मिले, एक एयरफोर्स में, दूसरा रक्षा मंत्रालय में। कलाम ने दोनों में अप्लाई कर दिया। दोनों से ही कलाम को इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। वे पहले रक्षा मंत्रालय के लिए दिल्ली गए, वहां उनका इंटरव्यू अच्छा गया। फिर वायुसेना के इंटरव्यू के लिए देहरादून गए, वहां इंटरव्यू में आए 25 उम्मीदवारों में से उनका 9वां स्थान आया। 25 लोगों में से 9वां स्थान आया, जबकि जरूरत 8 की थी। फिर कलाम जी निराश हो गए, उनका नहीं हुआ। वहां तो दिल पर बोझ लिए कलाम जी ऋषिकेश चले गए, जहां उन्होंने पहले पावन गंगा में स्नान किया। फिर उनकी सफेद धोती में लिपटे गौतम बुद्ध जैसे दिखने वाले स्वामी शिवानंद से मुलाकात हुई। उन्होंने देहरादून की नाकामयाबी की सारी बातें उनसे कही। स्वामी शिवानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, ख्वाहिश अगर दिलो जान से निकली हो तो वह पवित्र हो, उसमें शिद्दत हो तो उसमें कलाम की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है। दिमाग जब सोता है तो वह ऊर्जा रात की खामोशी में बाहर निकल जाती है और सुबह कायनात, ब्रह्मांड, सितारों की गति, रफ्तार को अपने साथ समेट कर दिमाग में लौट आती है। इसलिए जो सोचा है उसकी सृष्टि अवश्य है, उसका निर्माण अवश्य है, वह आकार लेगा। तुम विश्वास करो, इस सृष्टि पर सूरज फिर से लौटेगा, बाहर फिर से आएगी। फिर कलाम जी दिल्ली आ गए और इंटरव्यू के प्रत्युत्तर में उन्हें नियुक्ति पत्र थमा दिया गया। उन्हें 250 रुपये प्रति महीने सैलरी पर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के पद पर नियुक्त कर दिया गया। कलाम जी 1962 में इसरो, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर परियोजना निदेशक यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहते हुए पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 को लॉन्च किया, जो विश्व में उभरते भारत के लिए एक बड़ी सफलता थी। 1980 में कलाम की टीम ने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर
भारत को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ का सदस्य बना दिया। इसी तरह कलाम जी स्वदेशी शक्तियों को उपयोगी करते हुए अग्नि, त्रिशूल और पृथ्वी जैसी मिसाइल बनाकर दुनिया से मिसाइल मैन कहलाए। 1998 पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण कर कलाम ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बना दिया। अब उनके हम राष्ट्रपति जीवन काल को भी देख लें। कलाम जी को जल्द ही अपनी उपलब्धियों से बड़ा इनाम मिला। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कलाम जी को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया, जिन्हें 90% मतों से जीत मिली और 25 जुलाई 2002 में उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। कलाम जी ने अपने कार्यकाल को बड़े अनुशासन प्रिय और बेहद सहज तरीके से 25 जुलाई 2007 को पूरा किया। इसके बाद कलाम जी ने अपने शेष जीवन देश के विद्यार्थियों के नाम कर दिया। अब कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर और जैसलमेर से शिलोंग तक घूम घूम कर देश निर्माण के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करते थे। कलाम जी देश के महत्वपूर्ण विषयों पर विद्यार्थियों के विचार भी जानते थे और अपना विचार भी साझा करते थे। 27 जुलाई 2015 की वह शाम जब कलाम जी IIM शिलोंग में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे और वे संसद की अव्यवस्था पर विद्यार्थियों के विचार लेने वाले थे कि तभी अचानक कलाम जी को दिल का दौरा पड़ा। वे सदा के लिए स्वर्गलोक को चले गए, परंतु उन्होंने अपना हौसला, लगन, चाह वह हम भारतीयों के लिए छोड़ दे गए, जो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। तिरंगे में लिपटे भारत माता के इस लाल को रामेश्वरम के पी करम्बो ग्राउंड में दफना दिया गया। कलाम जी को अपने अस्मरणीय कार्य के लिए विभिन्न पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। 1990 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से 1997 में भारत रत्न दिया गया। 1997 में ही राष्ट्रीय एकीकरण के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया। 2000 में रामानुजन पुरस्कार दिया गया और 2007 में किंग्स चार्ल्स सेकंड मेडल दिया गया और 2009 में अंतर्राष्ट्रीय वान कर्मनबिंग पुरस्कार भी दिया गया और 2009 में हूवर पदक भी इनको दिया गया। देखिए, इस तरह से इनके जीवन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने जाना। इसे आत्मसात करना है कि हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। केवल सुनिए ही नहीं, बल्कि इनके जीवन की जो कठिनाइयां हैं, मुसीबतों को झेलते हुए भी ये इतने आगे तक पहुंचे। आप भी पहुंच सकते हैं, लेकिन उतना परिश्रम और त्याग करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।